आइए अब चौथा टॉपिक हम लोग देते हैं, फोर्थ टॉपिक। वो है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके जो संगठन है उसके बारे में, उससे संबंधित कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको जो सवाल प्रिपेयर करना चाहिए वो ये कि व्हाट आर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, महिला संगठन क्या है, सबसे पहला आप तैयार कर लीजिए। दूसरा कि ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बना या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो आप ऐतिहासिक संदर्भ में चले जाइएगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपको खोजना होगा कि कब से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ, कौन कौन से बने, उसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस आया या क्या क्या अचीव किया गया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना होगा। तो दूसरा सवाल आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियन हिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। महिला संगठन अलग अलग तरह के हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप कह सकते हैं कि इसमें इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से क्या हमें अचीव हुआ है या क्या क्या सोसाइटी को प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कई तरह के अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, कई तरह के अधिकार को प्राप्त करने में महिलाएं सफल हुई हैं। तो इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कुछ भी अचीव किया गया है और जो कुछ भी करने के लिए अभी कोशिश किया जा रहा है, इस पहलू को बहुत ही संवेदनशील रूप से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, ये हमेशा पूछा जा सकता है। इसलिए क्या अचीव किया गया है और जो अचीव करने के लिए अभी प्रयासरत है या जिसको लेकर के महिला संगठन संघर्षरत है, उस पर ध्यान रखिएगा, उसको तैयार करके रखिएगा। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एक तरह से हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है कि क्या महिलावादी संगठनों का या वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को फीमेल सेंट्रिक होना चाहिए, महिला केंद्रित ही होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि मल्टी सेंट्रिक होना चाहिए या बहु केंद्रित होना चाहिए। ये सवाल भी आपको तैयार करके रखना चाहिए। इसके क्या सकारात्मक चेंज आए हैं महिला संगठनों से, क्या हासिल हुआ है, इस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन संगठनों को क्या क्या प्रॉब्लम, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी समस्याओं या कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सवाल आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात, जो गवर्नमेंट लेवल पर या सरकारी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव लिए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे SHG हुआ, माइक्रो फाइनेंस हुआ, इन सबों के माध्यम से कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, और सरकार के द्वारा कई तरह के जो स्कीम लाए जाते हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उस पर फोकस करके रखिएगा। तो महिलावादी संगठन से आपको ये सारे सवाल तैयार करके रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याएं। ये हो गया आपका रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याएं या संबंधित मुद्दे। जनसंख्या पूरे विश्व के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है, इसको ऐसे भी देखना है। तो आपको दोनों ही एस्पेक्ट में प्रिपेयर करके रखना होगा। कहीं पे अगर सरप्लस पॉपुलेशन है, अतिरिक्त जनसंख्या है या बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो किसी देश के लिए वो चैलेंजेस है या चुनौती है, तो वही कोई जो आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक नेचर है, जो दूर दृष्टिकोण रखने वाला देश है, या जिसके पास अपनी कोई कह सकते हैं कि अपना कोई स्ट्रेटेजी है या अपना कोई मोटिव है, वो उस रिसोर्सेज को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर रहा है, और वही दूसरी ओर उसके लिए
उस देश के लिए बोझ के रूप में समझने लगा है। तो इस चीज़ को आपको तैयार करके रखना है। तो स्वाभाविक है, सामान्यतः हम लोग यही समझते हैं कि ओवर पॉपुलेशन या ज़्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक चुनौती है, एक समस्या है, क्योंकि ये सीमित लिमिट रिसोर्सेज पे एक तरह से अतिरिक्त भार के रूप में हो जाता है। तो इससे न तो बेटर लाइफ मिल पाता है, न तो बेटर एजुकेशन, न तो बेटर हेल्थ, सैनिटेशन, कई तरह की समस्याएं, एम्प्लॉयमेंट, कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार हमेशा लड़ते रहती है। और आज के समय में ओवर पॉपुलेशन से कई समस्याएं हैं जिसको हम और आप भी जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइफ स्टाइल या स्टेटस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, आप कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड बिलो हो गया है या लो हो गया है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में कमाने वाले अगर एक व्यक्ति है और वो 10,000 रुपया कमाता है और खाने वाले 5 लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये समस्या के समाधान करने के लिए पॉपुलेशन से संबंधित आपको या पॉपुलेशन से संबंधित इश्यूज पे आपको फोकस करना चाहिए। इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला, व्हाट इज पॉपुलेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। जनसंख्या क्या है, उसका अर्थ बताइए और उसका अवधारणा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। याद रखिए, ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर में पढ़ेंगे, मैगजीन में पढ़ेंगे, टीवी डिबेट में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपको तुरंत वो टॉपिक समझ में आ जाएगा और आसानी से उसके की पॉइंट्स को ले लेंगे, लिख लेंगे या याद कर लेंगे या कहीं भी उसको रख लेंगे और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जोड़ करके आंसर का पूरा पिरामिड खड़ा कर देंगे या आंसर का पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। तो इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन जरूरी है कर लेना। तो पहला क्वेश्चन इसमें होगा, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के विभिन्न घटक, उसको आप जान करके रखिए। जनसंख्या के विभिन्न घटक कहने का मतलब ये है कि आयु वर्ग के आधार पर उसके अलग अलग जो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन है उसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ IMR, MMR एंड TFR। जैसे मतलब कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या मैटरनल मोर्टालिटी रेट रेशियो आप कह सकते हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेट। ये जो समस्या है, यानी कि टोटल कुल जन्म दर, कुल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ये क्या है और क्यों चिंता का विषय है, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। आप देखेंगे कि पहले की तुलना में जन्म दर कम हो गया है, मृत्यु दर भी कम हो गया है, मातृत्व मृत्यु दर भी कम हो गया है। तो इसको कम करने के लिए और इसका स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, कैसे प्राप्त किया जा रहा है, ये सारे स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव को आपको समझ करके रखना है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट IMR क्या है, MMM क्या है और TFR क्या है, इसको समझ करके रखिए और इससे संबंधित जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उस पर भी अपना नोट्स बना करके रख लीजिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टारगेट्स एंड इंडियन स्टोरी। इंटरनेशनल टारगेट यानी कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो जनसंख्या से संबंधित जो टारगेट रखा गया है या जो अलग अलग वैश्विक स्तर की वर्ल्ड या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक स्तर की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जनसंख्या को लेकर के क्या टारगेट रखा है और भारत उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक सस्टेनेबल या एक स्टेबल जनसंख्या को प्राप्त करने के लिए भारत क्या क्या कर रहा है, अभी तक से क्या क्या किया है और आगे क्या क्या प्रयास कर रहा है, ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द सेम। इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू से, वो है फैमिली प्लानिंग एंड द प्रॉब्लम्स। परिवार नियोजन आप कह सकते हैं और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो अभी भी आज के संदर्भ में भी या कई राज्यों के द्वारा फैमिली प्लानिंग एक्ट ला दिया गया है या फैमिली प्लानिंग से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित कानून ला दिए गए हैं। इसलिए बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इसको तैयार करके रखना चाहिए। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, भारत में कब से शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने कानूनी तौर पर परिवार नियोजन को लागू किया था। तो क्या है परिवार नियोजन और परिवार नियोजन को लागू करने में क्या क्या समस्याएं हैं। कई तरह की समस्याएं हो जाएगी, कल्चरल इशू आ जाएगा, इकोनॉमिकल कंडीशन समस्या आ जाएगा और भी कई तरह की समस्याएं, रिलीजियस एस्पेक्ट इसमें आ जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी और आ रही हैं,
ये डायमेंशन भी आपको तैयार करके रखना चाहिए, यानी कि आपको ये सवाल पे फैमिली प्लानिंग एंड द प्रॉब्लम्स पे प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स एंड द वे ऑफ कैपिटलाइज इट, यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है और इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए या कैसे इसको पूंजी के रूप में तैयार किया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता रहा है। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे तो ये सवाल पूछा गया था और ये हमेशा सवाल बना ही रहेगा। जैसा कि हम अभी कुछ ही देर पहले भी बोले थे कि किसी देश के लिए ओवर पॉपुलेशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, जैसे चाइना को ले लीजिए, तो वहीं किसी देश के लिए ओवर पॉपुलेशन एक चैलेंज की तरह है, जैसे इंडिया को ले लीजिए। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, जनसंख्या आधिक्य के जो लाभांश है वो कैसे इसको लाभ के रूप में या कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए सिंपल सा मतलब यह है, इसका हम सामान्य रूप से जवाब ये दे सकते हैं कि स्किल्ड करना जरूरी है हमें अपने पॉपुलेशन कैपिटल को, या जनसंख्या जो पूंजी के रूप में है उसको हमको स्किल्ड करना होगा, हुनरबंद करना होगा, ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होगा। जैसे आज हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाए, कि कहीं भी जाकर के काम करने के लिए। आप सोचो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि आज भी भारत के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में काम करता है, तो कैपिटल है हमारे लिए, पूंजी है। तो इसको कैसे कैपिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ये भी हमारे लिए एक ये है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, गरीबी। भारत की गरीबी एक तरह से धब्बा की तरह लग गया है। गरीबी भारत से हटता ही नहीं है। गरीबी मिटाने वाले पता नहीं कितने अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीबी मिटता ही नहीं है। गरीब मिट जाते हैं लेकिन गरीबीपन नहीं मिटता है। तो ये जो गरीबीपन है इसको कैसे दूर किया जाए और उससे क्या क्या समस्याएं हैं भारत में। आज भी कोई भी सरकार है, जब भी कोई सरकार, नई सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, सबसे पहले वादा यही करती है कि हम गरीबी को मिटाएंगे। और गरीबी मिटाने के लिए हम 3rd 5 ईयर प्लान से ही कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है। और कितनी सरकारें आई और चली गई और आज भी हमारे यहाँ गरीबी बरकरार है। तो ये जो पॉवर्टी है इसको समझना है कि व्हाट इज पॉवर्टी या डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी की अलग अलग परिभाषा दी गई है, अलग अलग कमीशन के द्वारा, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा। तो पॉवर्टी के अभी चल गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। गरीबी के बहुआयामी आकलन शुरू कर दिए गए हैं। अब गरीबी सिर्फ कैलोरी बर्न के आधार पर नहीं कि आप कितना कैलोरी यूज करते हो या कितना कैलोरी खाते हो उसी के आधार पर ही नहीं, बल्कि आपके जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, इनकम, इन सबों के आधार पर भी आपकी गरीबी मापी जाने लगी है। सो दैट्स वाई गरीबी एक बहुत ही आप कह सकते हैं बर्निंग टॉपिक है जिसको आपको तैयार करके रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला क्या करना है, तो व्हाट इज इसका डेफिनेशन, पॉवर्टी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले तैयार करना है कि पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, इसके साथ डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, याद रखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ सिंगल डायमेंशनल होता है तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ग्रोथ में सिर्फ हम डिजिटल इनहेंस देखते हैं, डिजिट इनहेंस देखते हैं या इंक्रीज देखते हैं। अंकों का बढ़ना, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपया है, कल अगर 200 रुपया हो गया तो ये हमारा ग्रोथ हुआ। लेकिन 100 रुपया के साथ साथ अगर हमारा 100 रुपया कमा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा बेटर एजुकेशन भी हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा है, हेल्दी भी हो रहा है, तो पैसे के साथ साथ अन्य जो हमारे जो आयाम है जीवन के वो भी अगर बेटर हो रहा है तो ये हुआ हमारा डेवलपमेंट। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, ये भी आपको समझ करके रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी का जो मैट्रिक्स है इसको समझना है। डेवलपमेंट और गरीबी या विकास और गरीबी का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहने का मतलब यह है जो इनका जो एक अंतर संबंध है उसको आपको तैयार करके रखना है। इसी में से कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडल हैं, जैसे सेन और भगवती मॉडल गरीबी निवारण के। सेन और भगवती मॉडल, इन दोनों मॉडल को आप प्रिपेयर करके रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जो समस्याएं हैं या संकट है, क्या क्या डेवलपमेंट में समस्याएं हैं वो तैयार करके रखिए, क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कुछ केसेस देख लीजिएगा, सर्टेन केस स्टडी, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। एक और समस्या,
जो ये है कि सरकार के द्वारा जो समय समय पर गरीबी निवारण के लिए जो 5 ईयर प्लान में इनिशिएटिव लिए गए हैं, कब लिया गया है, क्या क्या लिया गया है और उससे क्या क्या अचीव हुआ है, इसका भी एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। फिर गरीबी निवारण में और विकास में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है पॉवर्टी इरिडिकेशन में और कितना सफल हुआ है। ये एक बर्निंग इशू है जो आप न्यूज़पेपर में या टीवी डिबेट में, टीवी न्यूज़ में भी आपको देखने को मिलता होगा। तो इसके माध्यम से आप एक अच्छा एस्पेक्ट तैयार कर सकते हैं और फाइनली इसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो ये भी हो गया आपका पॉवर्टी एंड, अब बचा अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। शहरीकरण, याद रखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी पे अभी बात कर रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या सवाल आपको पहले से तैयार करके रखना है मेंस के लिए। तो शहरीकरण, आज पता ही है कि भारत की लगभग 73% कर रहा है, लगभग 27% पॉपुलेशन शहर में निवास करने लगी है। शहर में लोग भागने लगे हैं। क्यों भाग रहे हैं, तो आपको पता ही है कि रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है शहरों में, बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जीवन बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सारे फैसिलिटी शहरों में जिसकी कमी हो गई है, गाँवों में जिसकी कमी हो गई है, उसको फुलफिल करने के लिए लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। तो ये जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन, इससे कई तरह के समस्याएं भी पैदा होने लगी है। जैसे स्लम का विकास शहरों में होने लगा है, झुग्गी झोपड़ी, न तो उनके पास रहने के लिए बेहतर आवास होता है, न तो सड़क होता है, न तो पेयजल होता है, न सफाई होता है। तो इससे कई तरह की ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से शहरों में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो ये शहरीकरण भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है अर्बनाइजेशन, इंट्रोडक्शन थ्रू सेंसस, फंडामेंटल है। सबसे पहले तो व्हाट इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है, या आप कह सकते हैं अर्बन एरिया और रूरल एरिया में फंडामेंटल डिफरेंट क्या होता है। तो अर्बन एरिया का मतलब है जिसका इकोनॉमिक जो पैटर्न है वो नॉन एग्रीकल्चर्ड होता है, या गैर कृषि प्रैक्टिसेस पर या गैर कृषि गतिविधियों पर आधारित जिस जगह की अर्थव्यवस्था होती है उसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। और जहाँ के इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस या आर्थिक गतिविधि का केंद्र कृषि होता है उसको हम गांव कहते हैं। तो व्हाट इज अर्बन एरिया एंड व्हाट इज अर्बनाइजेशन, इसको तैयार कर लीजिए। और उसका सेंसस 2011, अभी नहीं 2011 नहीं 2021 वाला देख लीजिए, अब लेटेस्ट वाला जो आने वाला है। तो 2021 के जनगणना के आधार पर अर्बनाइजेशन का क्या स्टेटस है ये देख लीजिए। अब अर्बनाइजेशन से संबंधित जो इशू होगा, जो चैलेंजेस है, उन इश्यूज पे विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट का, वेस्ट डिस्पोजल का, रूरल अर्बन माइग्रेशन का, सैनिटेशन का, इन्वायरमेंटल इशू, हाउसिंग, वाटर डिप्लेशन और पॉपुलेशन, ये सारे सवाल पे आप तैयार रहिए कि कैसे अर्बनाइजेशन होने के वजह से या शहरों में ओवर पॉपुलेशन होने से स्वच्छता की समस्याएं हो गई है, पेयजल की समस्याएं हो गई है, अगर हुई है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है। कल को आप भी डीसी बनेंगे तो ये सारे काम, इन सारे समस्याओं से आपको पाला पड़ेगा, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए इन सारे समस्याओं का और इन सारे समस्याओं का रेमेडीज़ क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट है, इन तीनों गवर्नमेंट के द्वारा इन सारे समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या किया जा रहा है। याद रखना है ये सब के सब एक तरह से SDG के घटक भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के घटक भी हैं। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करके रखिए। फिर और सवाल जो आपसे बनता है वो है कि जो इशू है, इशूड एंड रिफॉर्म्स नीडेड, जो हम आपको चाहिए मुद्दे और सुधार की जरूरत, वो मुद्दे जिनमें सुधार की जरूरत है वो प्रिपेयर करके रखिए। तो ये हुआ अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट बचा आपका
सोशल इंपावरमेंट यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण। इंपावरमेंट करने का मतलब यह है कि ये नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कमजोर थे, बहुत वीक थे, उनमें भी शक्ति थी, लेकिन उनके शक्ति को और ज्यादा कैसे समृद्ध किया गया। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि कौन थोड़ा सा कम शक्तिहीन था, किसमें कम पावर था जिसको हम लोग और इंपावर कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आया है तो स्वाभाविक है कि इसका जवाब भी आपके मन में आ गया होगा, आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे। तो उनके इंपावरमेंट करने के लिए क्या क्या सरकार कर रही है। सोशल इंपावरमेंट आप देख रहे होंगे, वुमेन इंपावरमेंट चल रहा होगा। महिला सशक्तिकरण आजकल बड़ी जोरों पर है, महिलाओं को हर एक जगह पे अवसर दिया जा रहा है कई तरीके से, स्कीम के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से, कई तरह के लॉ के माध्यम से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। तो उनके इंपावरमेंट्स के लिए जो समाज में क्लासिफिकेशन है, जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन से कुछ क्लास जो पिछड़ा रह गया है, जो दबा रह गया, उसको इंपावरमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सारी समस्याएं आपको जानना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंपावरमेंट, क्या होता है सशक्तिकरण, अर्थ और उसकी अवधारणा। दूसरा, क्यों जरूरी है सोशल इंपावरमेंट, दूसरा सवाल तैयार किया, दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। व्हाई डू वी नीड सोशल इंपावरमेंट, हमें क्यों करना चाहिए सोशल इंपावरमेंट। थर्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक सेक्शन फॉर वुमेन सोशल इंपावरमेंट इज द लाइफ ब्लड, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे जीवन के लिए रक्तदायिनी है, कैसे महिला ज्यादा से ज्यादा सशक्त होंगी तो समाज के लिए बेहतर होगा। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक सेक्शन विशेषकर वुमेन इंपावरमेंट में। फिर देखेंगे कि हम लोग 5 ईयर प्लान के माध्यम से सोशल इंपावरमेंट करने के लिए क्या क्या किए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा कि सोशल इंपावरमेंट थ्रू द 5 ईयर प्लान्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द इंपावरमेंट, सरकार के द्वारा लिए गए या सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सामाजिक सशक्तिकरण के लिए। ये सारे के सारे सवाल आप तैयार करके रखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप तैयार करके रखिए। नेक्स्ट है कि क्या जो हमारे समाज में सशक्तिकरण के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है वो रियल है कि सिर्फ और सिर्फ एक कागजी या दिखावा भर रह गया है। ये तो वास्तविकता में जो अनुभव है भारत का सशक्तिकरण का, वो कितना सत्य है या कितना ये है। तो आप कह सकते हैं इंपावरमेंट इन रियलिटी एंड इंडियाज एक्सपीरियंस, सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत का अनुभव कैसा रहा और वास्तविकता क्या है। कुछ केस स्टडी भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि समय समय पर अगर आप कोई इंपावरमेंट के लिए कोई स्कीम या कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो उसका क्या आउटकम आया है, उस केस स्टडी को आप अपने जेहन में रखिएगा, तो उससे आपको एक एग्जाम्पल सेट करने में मदद मिलेगा। तो इंपावरमेंट या सोशल इंपावरमेंट का डायमेंशन इतना बढ़ता है। अब 3 ये टॉपिक है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण टॉपिक है जो आपको मिलेगा, और आज के संदर्भ में अक्सर वर्तमान सरकार पे, प्रेजेंट गवर्नमेंट पे ये ब्लेम किया जाता है कि इनके समय में कम्युनलिज्म बढ़ गया है, सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म का मतलब है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का तात्पर्य यह है कि किसी एक संप्रदाय विशेष किसी दूसरे संप्रदाय विशेष को देखना नहीं चाहता है, उसके कल्चर को, उसके प्रैक्टिसेस को, उसके लिविंग स्टाइल को, उसके मोटिव को, उसके फिलॉसफी को वो पसंद नहीं करता है। उससे क्या होता है, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। सामान्य शब्दों में कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, यहूदी क्रिश्चियन ईसाई, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये जो आपस में लड़ जाते हैं, कम्युनलिज्म इसी को कहा जाता है। सांप्रदायिकता किसी संप्रदाय विशेष को सम्मान करना और किसी दूसरे संप्रदाय विशेष की उपेक्षा करना है, इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। तो इसमें क्या क्या है, तो व्हाट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। दूसरा, हिस्टोरिकल या आप कह सकते हैं हिस्ट्रिसिटी ऑफ कम्युनलिज्म, ऐतिहासिकता, विशेष करके भारत के संदर्भ में इसको देखना है। ये जब आप इसको समझ, ये हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है,
सवाल पूछा जाता है ऑप्शनल में भी, जीएस में भी, कि भारत में सांप्रदायिकता की उदय कब से हुई। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि 1906 में आगा खां के द्वारा जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो उससे सांप्रदायिकता की भारत में शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी आपको देखना होगा। तो हिस्ट्री ऑफ या हिस्ट्रिसिटी ऑफ कम्युनलिज्म पे आपको तैयार रखना है, विशेष करके भारत के एस्पेक्ट में। और नेक्स्ट, इज इट एन आइडियोलॉजी और जस्ट सम रैंडम इवेंट, यानी कि ये जो सांप्रदायिकता है ये सिर्फ एक विचारधारा है या कुछ समय विशेष पर होने वाली घटनाएं हैं। तो याद रखना है ये एक विचारधारा है, ये एक घटना नहीं है। ये आप देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है, कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। और इसी सांप्रदायिकता के वजह से ही आज ग्लोबल टेररिज्म जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसी का देन है। ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक माइंडसेट है, तो उसको आपको तैयार करना चाहिए। और जो अभी रिसेंट में अगर कोई इंसिडेंट है तो उसको देखिए। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए कि जो आपका कम्युनलिज्म अंडर द लॉ, कानून के अंतर्गत सांप्रदायिकता को कैसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है और कौन से ऐसे प्रोविजन है जिससे कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये दोनों एस्पेक्ट को आपको तैयार करके रखना है, यानी कम्युनलिज्म अंडर द लॉ। तीसरा, कैन कम्युनलिज्म बी इरेडिकेट फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी कंप्लीटली, क्या सांप्रदायिकता को भारतीय समाज से पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो इससे भी आप तैयार करके रखिए। नेक्स्ट, आगे हमें क्या ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे कम्युनलिज्म को कम किया जाए या खत्म किया जाए। तो कम्युनलिज्म एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और इसको छोड़ना नहीं है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है एक और टर्म है रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, जैसे आप हरियाणा के हैं तो सिर्फ हरियाणा को ही प्रायोरिटी देते हैं, हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी लाइफ स्टाइल, हरियाणवी जो भी थॉट है उन सबों को अगर आप प्रायोरिटी देते हैं और बाहर के लोगों को जो उस राज्य में रह रहे हैं उसको हटाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, तो इससे क्षेत्रीयता बढ़ता है। ये क्षेत्रीयता का मतलब, क्षेत्रीयता एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी इंटीग्रेटेड नेशन के लिए, एकीकृत राष्ट्र के लिए एक चैलेंज है। क्षेत्रीयता के वजह से ही आप देखते होंगे कि पहले जब मोनार्कियल सिस्टम था तो भारत में लगभग हजारों स्टेट हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, या आप कह सकते हैं कि जो एक सोवरेन स्टेट की तरह थे। जब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन के बाद अब भारत में देखें तो लगभग 565 नेटिव स्टेट हुआ करते थे, 565 संप्रभु राज्य हुआ करते थे। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को ही रिप्रेजेंट करते थे या क्षेत्रीयता को ही प्रेजेंट करते हैं। वर्तमान में एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं इशू हो गया है क्षेत्रीयता, हर एक जगह पे इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए, राजनीतिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी बहाना से, भाषा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, खान पान के माध्यम से। जैसे आप देखे होंगे कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से भगाया जाने लगता है, कभी गुजरात से भगाया गया, कभी अभी देखें तो बिहार के लोगों को लेकर के अलग अलग स्टेट में, असम में देखे होंगे। तो और भी इस तरह की समस्याएं जो होता है वो रीजनलिज्म या क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहला, व्हाट इज रीजनलिज्म, ये आपको तैयार करना है। फंडामेंटल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। और व्हाई रीजनलिज्म, क्यों है क्षेत्रवाद, दूसरा सवाल। तीसरा, थ्योरीज ऑन रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद से संबंधित जो सिद्धांत है। हालांकि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है थ्योरी, आप लेकिन तैयार करके रखिएगा तो अच्छी बात है। थ्योरीज, तो ये सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो तीसरा सवाल आपसे ये तैयार करना चाहिए। इससे निपटने के लिए क्या क्या पॉसिबल वे टू टेकल द सेम, इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या हमारे साधन होना चाहिए, कैसे इससे निपटा जा सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे उपाय के माध्यम से कैसे हम इस क्षेत्रवाद की समस्या को निपटें। और वर्तमान में क्यों क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, तो रिसेंट इंसिडेंट काउजिंग अ वे ऑफ फ्लोरी,
क्यों आप कह सकते हैं कि हाल की घटनाओं ने कैसे हड़कंप मचा दिया है, क्षेत्रवाद की घटनाओं ने। देखेंगे आप कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों में, वहां के समाज में अफरा तफरी मच जाता है, डर हो जाता है। तो क्षेत्रवाद कैसे अभी समाज में चुनौती बना हुआ है, क्यों समाज में एक हड़कंप मचा ले रहा है, इस पे भी आप फोकस करके रखिएगा। इस पे सामान्यतः सवाल यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज रीजनलिज्म एंड हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए आपको पूरे एस्पेक्ट को तैयार करके रखना होगा। नेक्स्ट है आपका एक और टॉपिक है सेकुलरिज्म। इससे सवाल भी भारत का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं था। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में एक ऐसा टॉपिक है जो फिलॉसफी का भी है, पॉलिटी का भी टॉपिक है, सोशियोलॉजी का भी टॉपिक है, और ऐसे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सेकुलरिज्म को आप हर एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सेकुलरिज्म क्या हो गया कि अभी के जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग तरीके का हो गया है। दरअसल इसको धर्मनिरपेक्षता के रूप में परिभाषित कर दिया गया, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता को रिप्रेजेंट करता है। इसके दो डायमेंशन है, या दो आप कह सकते हैं कि पहलू हैं। जो यूरोप और वेस्ट में सेकुलरिज्म है उसका थॉट अलग है, हमारे इंडिया में जो यूज किया जाता है सेकुलरिज्म वो थोड़ा सा अलग है। तो सेकुलरिज्म से संबंधित क्वेश्चन तैयार करके रखिए। पहला, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, क्या है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसका अर्थ और उसकी अवधारणा। दूसरा, सेकुलरिज्म थ्रू द वेंटेज पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो सेकुलरिज्म से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो समझ करके रखिए। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में भी सेकुलरिज्म को प्रमोट किया गया है, डीपीएसपी में भी प्रमोट किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडवांटेज पॉइंट है सेकुलरिज्म को, उसको समझ करके रखिए वो कैसे प्रमोट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज, जो अलग अलग मॉडल्स हैं सेकुलरिज्म के, जैसा हमने बोला वेस्टर्न मॉडल, अमेरिकन मॉडल, इंडियन मॉडल, इन मॉडल को समझ करके रखिए सेकुलरिज्म को, वो आपको आंसर लिखने में मदद होगा। नेक्स्ट है गांधी जी का धर्म के बारे में क्या विचार था, गांधीयन थॉट ऑन रिलीजन, या गांधी जी का, या गांधी जी ऑन रिलीजन, धर्म के संदर्भ में गांधी जी क्या समझते थे। फिर इंडियन फिलॉसफी ऑन सेकुलरिज्म, भारतीय दर्शन में सेकुलरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए, इंडियन फिलॉसफी ऑन सेकुलरिज्म। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, डू वी नीड टू वर्क अपॉन इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म एंड हाउ इज दैट गोइंग टू बी पॉसिबल। क्या हमें भारतीय ब्रांड पर काम, क्या हमें सेकुलरिज्म के भारतीय जो ब्रांड है, जो भारतीय जो अभी हम लोग यूज करते हैं सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट को, क्या उसको और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, उसको और बेटर करने की ज़रूरत है। ये सारे पहलू आपको क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। यानी कि क्या हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो ब्रांड है उस पर काम करने की ज़रूरत है, किस तरह की सुधार की ज़रूरत है। अभी के संदर्भ में देखेंगे तो अभी नए तरीके से सेकुलरिज्म को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। पहले के जो इससे पहले की जो सरकार थी बीजेपी, केंद्र की यूनियन बीजेपी गवर्नमेंट से पहले सेकुलरिज्म कुछ और था, और अभी के संदर्भ में सेकुलरिज्म कुछ और है। इसीलिए समाज के जो इंटेलेक्चुअल है, जिसको अवार्ड वापसी गैंग भी कहा जाता है, इसी से ये दुहाई देते रहते हैं कि अभी जो हमारा सेकुलरिज्म है वो दरअसल अपने फिलॉसफी से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, हट गया है। तो ये जो नए तरीके का जो सेकुलरिज्म हमारे यहाँ आ गया है, उस सेकुलरिज्म को देखना है। तो न्यूट्रल होकर के आपको सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और उससे क्या क्या समस्याएं हैं उसको समझना है। तो ये और ये भी देख लेना है कि सेकुलरिज्म का जो खतरा है सेकुलरिज्म पर वो क्या क्या है। आप कह सकते हैं कि थ्रेट्स ऑन द सेकुलर स्पिरिट, क्या क्या खतरा है हमारे, ये सवाल पूछा जा चुका है 2019 में कि किस तरह से सेकुलरिज्म हमारे इस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको सेकुलरिज्म को बहुत ही कह सकते हैं सचेत होकर के तैयार करना है। तो अगर आप सोसाइटी जीएस पेपर का जो सोसाइटी पेपर है
उसमें ये सारे टॉपिक दिए गए हैं और इन सारे टॉपिक में ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। चाहे इसको तैयार करने में 1 महीना लगेगा या 20 दिन लगे, आप पहले इसको तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको न तो पेपर का न्यूज़, न तो टीवी डिबेट, न तो मैगजीन, न तो नेट, कहीं पर भी आपको इससे संबंधित कोई भी इशू मिलेगा, कोई भी आपको न्यूज़ मिलेगा तो आप आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे भी अगले पेपर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी पे बात करके हम आपको एक ये दे देंगे ताकि आप उन प्रश्नों को तैयार करके अपना बुनियाद मजबूत कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।